ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर, जिसको क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम। पार्श्व मतलब शाखा, अभी बताएंगे भाई। समांतर क्रम संयोजन, तो देखिए कल जो बताया ना हमने कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं कि एक प्रतिरोध के अंतिम सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। अब यहाँ तीन प्रतिरोध हम लेंगे उदाहरण के लिए, R1, R2, R3, और उसको कैसे जोड़ेंगे हम, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, जितने दिए गए प्रतिरोध हैं उनको दो बिंदुओं के बीच जोड़ते हैं। जैसे मैं एक सर्किट बना के बताता हूं अभी, जैसे देखिए ये तो कोई बैटरी है भाई, प्लस और ये माइनस। अब देखिए ये अमीटर भाई और ये, अब मेरे पास तीन प्रतिरोध हैं भाई, R1, R2 और R3। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे इनको, ये मैंने जोड़ दिया इस तरह से, अभी बताऊंगा भाई। और एक ये जो सीधा जोड़ दिया इस तरह से, और एक और अभी मैं सर्किट बना देता हूं पूरा, तब बताएंगे भाई। ये बैटरी बी है जिसका विभवांतर क्या है, V। अब देखिए तीन जो प्रतिरोध हैं, R1, ये R2 और ये R3, मैंने तीनों को दो बिंदु, ओवेनिस्ट बिंदु A और बिंदु B, तीनों को किसके बीच में जोड़ दिया भाई, A और B के बीच में। तीनों के प्रारंभिक सिरे A सिरे से जुड़े हुए हैं, R1 का पहला सिरा A से, R2 का, R3 का, इसी तरह अंतिम सिरे कहां जुड़े हुए हैं, B से। अब इस बात में एक ध्यान देखो भाई, इसमें धारा की दिशा ये होगी, टोटल धारा कितनी आ रही है, I। ठीक है, अब मैंने कल बताया था, आपको पता ही है कि विभवांतर नापते हैं दो बिंदुओं के बीच का, ऐसे ही ना। तो यहां देखिए तीनों प्रतिरोध दो बिंदु A और B के बीच जोड़े गए, इसलिए तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर तो क्या रहेगा, समान। कल आप ध्यान करो, जब श्रेणी क्रम में संयोजन किया था तो विभवांतर क्या था, अलग अलग, क्योंकि तीनों प्रतिरोधों के दोनों सिरे कैसे थे, अलग अलग। लेकिन यहां तीनों प्रतिरोधों के दोनों सिरे कैसे, एक, इसलिए विभवांतर रहेगा समान। तो इसका विभवांतर रहेगा समान, वो मान लेता हूं V, जो किसके बराबर होगा, बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। लेकिन जो ये I धारा जा रही है वो कितने हिस्सों में बट रही है, तीन हिस्सों में, जो प्रतिरोध के हिसाब से बटेगी भाई। जिसका प्रतिरोध ज्यादा है उसमें धारा कम जाएगी, ठीक है, और जिसका प्रतिरोध कम है उसमें धारा अधिक जाएगी। ध्यान करो, जिसका प्रतिरोध ज्यादा अर्थात रुकावट ज्यादा उसमें धारा कम जाएगी, और जिसका कम है उसमें धारा, इसका मतलब धारा किसके हिसाब से जाएगी, प्रतिरोध के हिसाब से। तो मान लेते हैं इसमें धारा कितनी जा रही है, I1। भाई हमें पता थोड़ी है कि R1 ज्यादा है या R2 ज्यादा है या R3 ज्यादा है, कौन ज्यादा है कौन अधिक है। तो फिलहाल मान लेते हैं कि धारा प्रतिरोध के हिसाब से जाएगी, और R1 में प्रवाहित धारा कितनी है, I1, R2 में कितनी धारा जा रही है, और इसमें कितनी जा रही है, I3। ये तीनों मिलके फिर यहां धारा कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी ना भाई। ये I तीन स्थान में बटी, I1, I2, I3, फिर ये तीनों निकल के कहां रही है, यहां, और यहां टोटल धारा कितनी हो जाएगी, I। इसका मतलब क्या हुआ कि इस परपथ की कुल धारा I तीन हिस्सों में बटी। कल क्या बटा था, विभवांतर श्रेणी क्रम संयोजन में। तो यहां देखिए कैसे लिखेंगे, दिए गए चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को दो ओवेनिस्ट बिंदुओं A और B के बीच जोड़ा गया है। ठीक है, इस प्रकार के संयोजन में चूंकि तीनों प्रतिरोधों के प्रारंभिक और अंतिम सिरे एक जैसे हैं, अतः विभवांतर का मान समान रहेगा, लेकिन धारा का मान प्रतिरोधों के अनुसार क्या रहेगा, अलग अलग। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं, चलो, या फिर लिख लेना इसको, है ना। तो अब यदि क्या मान के चलूं भाई मैं, यदि मान के चले हम कि परपथ में, यदि परपथ में प्रवाहित कुल धारा I
विभवांतर V, कुल विभवांतर कितना है V, तथा तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या है RP है। सोचो यह बात, तुल्य प्रतिरोध RP क्यों माना है कि पैरेलल जुड़ रहे हैं, पैरेलल का मतलब समांतर, और कल क्या जोड़ा था सीरीज में, तो इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या माने हो RS। तब ओम के नियम से, तब ओम के नियम से, ओम का नियम तो वही है भाई, कौन सा, V बराबर IR, ऐसे ही ना। अब देखो ध्यान रखो, V बराबर IR नहीं लिखेंगे आज, हम वो सूत्र लिखेंगे जो अलग अलग होता है। आज अलग अलग कौन है, धारा, कल अलग अलग कौन था, विभवांतर, तो विभवांतर को सूत्र लिखो V बराबर IR। तो आज काय को लिखेंगे सूत्र हम धारा वालों, क्यों, अलग अलग कौन है, धारा। सूत्र याद है ही तुम्हें, इस तरह से ये V, ये I और ये R। तो I का मान किसके बराबर होगा बताओ, I का मान किसके बराबर होगा, V बटे R। तो देखो, तो I बराबर जो कुल धारा है वो काय के बराबर होगी, V अर्थात कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध, और कुल प्रतिरोध कितना मान के चले हूं मैं, RP, और ये समीकरण 1। अब इसी तरह भाई, अब प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा बताओ कितना होगी भाई, इसी तरह निकालते जाओ। I1 होगी ना, I1 काय के बराबर होगी, प्रतिरोध तो R1 है, विभवांतर कितना है V, तो देखो V बटे R1, भाई V बटे R1 ही तो होगी। इसी तरह बताओ प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा I2 बराबर V अपॉन R2, ऐसे ही ना भाई, विभवांतर तो वही रहेगा, प्रतिरोध बदल रहा है, तो प्रतिरोध के हिसाब से ही धारा बदलेगी। तो I2 बराबर V बटे R2 है ना, R2। इसी तरह भाई प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा I3 किसके बराबर होगी, V बटे R3, समीकरण 4। लेकिन अभी देखिए ना, कुल धारा I किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3। भाई ये धारा I 3 हिस्सों में बट गई प्रतिरोध के हिसाब से, I1, I2 और I3 में। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, परंतु कुल धारा I किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये समीकरण 5। अब समीकरण 5 में 1, 2, 3, 4 से मान रख दीजिए भाई। अरे चलो भाई, समीकरण 5 में समीकरण 1, 2, 3 व 4 से मान रखने पर, रखिए देखिए I का मान कितना है, देखो ध्यान से सोचो, I का मान कितना है, V बटे RP, ऐसे ही ना। I1 की जगह रखेंगे V बटे R1, I2 की जगह V बटे, और इसी तरह V3 बराबर, तो देखिए I की जगह क्या रखूंगा, V बटे RP बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस R3। अब देखिए ऊपर V भी है ना, कैसे सब कॉमन आ जाएंगे, देखो कैसे, यहां से कॉमन निकालो V, तो यहां से बचेगा 1 बटे RP। भाई V में तो V कॉमन जाएगा तो 1, कॉमन का मतलब भाग, V में B को भाग देंगे तो 1, तो 1 बटे RP। यहां V कॉमन निकालो तो देखो यहां से बचेगा 1 बटे R1, यहां से 1 बटे R2, और यहां से अब V से V कट गो, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन। इसका मतलब क्या है कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में की बजाय किसमें हो, समांतर क्रम में जोड़े जाएं, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध है उसका सूत्र कैसे आता है, 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, अर्थात तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ये क्या है भाई, RP क्या है, तुल्य प्रतिरोध, और एक बटे में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम, उल्टा क्रम। तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम
जोड़े गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। कैसे लिखेंगे? समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जोड़े गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब ये समीकरण भाई होएगा हमारा 6। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है भाई? आप मान के चलो, देखिए हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। सोचना, मेरे पास 3 प्रतिरोध थे। R1 पहला कितने का मैंने मान लिया? 10 ओम का। ठीक है, दूसरा है मान लीजिए मैंने 20 ओम का। ठीक है, दूसरा कितने का मान लिया मैंने? 20 ओम का। और तीसरा, चलो ये 2 ही मान लिए, 2 हैं ये, है ना। और दोनों को कैसे क्रम में जोड़ दिया? समांतर क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे बताना भाई? 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 2 है तो 2 ही बार लिखेंगे, 3 है तो 3 बार लिखेंगे, 4 है तो लिखना भाई 1/Rp बराबर 1/R1 की जगह क्या लिखूं? 10। ठीक है भाई, तो 1/Rp बराबर 20 लघुत्तम निकालो तो देखिए कितना आ जाएगा? 20 ना, 10 का 20 में भाग देंगे 2 बार, प्लस 20 का 20 में भाग 1, तो 3/20। ठीक है भाई, तो Rp बराबर कितना आ जाएगा? अब देखो अपने आप ही, 1/Rp है ना, तो Rp है ऊपर लाएंगे तो U कैसे हो जाएगा? उल्टो। भाई Rp अब उल्टो है, Rp को सीधा करेंगे तो ये 20/3 भी ना, कैसे जाएगा? 20/3। इसका मतलब 3 छिंगी 18 2 और 3 छिंगी 18 इतने ओम आएगा। सोचना भाई, सोचना ध्यान से, ये क्या है कि हमने कितने कितने ओम के डाले? 10 और 20 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े। इनका तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त हुआ? तो सोचिए भाई, अर्थात दोनों से कम प्राप्त हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान जोड़े गए प्रतिरोधों के मान से कम प्राप्त होता है। अर्थात जो मान आवेगा ना वो 10 से भी कम आएगा और 20 से भी कम आएगा। तो उत्तर देख लीजिए, जब तुम करें वहां जितने को जोड़ रहे हैं ना उनसे क्या आवेगा? कम। और श्रेणी क्रम में होता तो, अगर ये श्रेणी क्रम में होता तो श्रेणी क्रम में कैसे निकालते? R1 प्लस R2, R1 प्लस सीधे कर दे तो RS को मान कितना होता है भाई? 10 प्लस 20 बराबर 30 ओम। इसका मतलब क्या हो कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो तो तुल्य प्रतिरोध का मान इन दोनों के मान से ज्यादा प्राप्त होगा। अब एक बात सुनो ध्यान से, आपको 2 प्रतिरोध दिए गए और आपसे पूछे कि इनसे कम मान का प्रतिरोध निकालना है तो किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। और ज्यादा का मान चाहिए हमें, बात आ गई समझ में? एक आप सुनो, एक चीज और देखो ध्यान से, यहां देखियो भाई, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं ना। मान लो ई एक बल्ब है भाई, प्रतिरोध तो कुछ भी हो सकती है। बल्ब मान लिए 3 बल्ब है, मान लो एक बल्ब ई है, एक बल्ब ये और एक बल्ब ये। मान लो ई बल्ब खराब है तो कोई फर्क पड़ेगा का? और बल्ब जलेंगे ना। क्यों? ई बल्ब खराब है तो ई धारा जाए कि नहीं जाएगी? तो धारा कहाँ चली जाएगी? यहां से और यहां से। तो इसका मतलब रास्ता धारा के 2 और हैं, अर्थात ये दोनों बल्ब जलते रहेंगे। लेकिन श्रेणी क्रम में देखियो, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? R1 R2 R3, R1 R2 और R3। अगर ई बल्ब खराब है तो क्या ये दोनों बल्ब जलेंगे? नहीं जलेंगे, अर्थात धारा यहीं से कट हो जाएगी, आगे धारा जाएगी ही नहीं। और जब आगे धारा जाएगी ही नहीं तो बल्ब जलेंगे कैसे? इसका मतलब क्या हुआ कि घरों में प्रतिरोध या विद्युत युक्तियां या विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में क्यों होंगे? श्रेणी क्रम में तो एक बल्ब खराब है तो और जलेंगे ही नहीं। इसलिए घरों का जो विद्युत कनेक्शन होता है वो समांतर क्रम में होता है। बात आई समझ में? क्यों? एक विद्युत युक्ति या एक उपकरण खराब होने पर और पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि इसमें अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो एक उपकरण खराब है और सब लाइट ठप। ठीक है, याद रहेगी ना। तो अब तुलनात्मक रूप से पूछा जाए कौन सा बढ़िया है भाई? दोनों के अलग अलग फायदे और दोनों के अलग अलग नुकसान है, ऐसे ही है ना। एक बात और ध्यान रखो, देखो न्यूमेरिकल करने के सरल तरीका नहीं, ध्यान से समझना भाई, थोड़ा सा बहुत हल्की सी बात बता रहा हूं।
मान लीजिए यहां तो प्रतिरोध कैसे थे, अलग अलग है, R1 R2 R3 सब कैसे हैं, अलग अलग। मान लो प्रतिरोध अलग अलग नहीं हुए, समान हुए। मान लीजिए 6-6 ओम के 3 प्रतिरोध है मान लेते हैं, तो तीनों के देखें 6-6 ओम के, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ूं तो कितना प्रतिरोध प्राप्त होगा भाई? तुल्य प्रतिरोध RS बराबर 6 + 6 + 6 18 ओम। सीधी सी बात क्या है गई कि 3 × 6 करे हो ना मैंने। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर, इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब यदि R प्रतिरोध के N प्रतिरोधक, प्रतिरोधक का मतलब तार, ठीक है भाई, श्रेणी क्रम में संयोजित होते हों, संयोजित हो रहे हों, तब तुल्य प्रतिरोध हम सीधे सीधे निकाल सके। कैसे निकाल सकें? तब तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे भाई? RS बराबर N गुणा R, N गुणा R। यहां देखो 6 ओम के 3 प्रतिरोध है, बराबर बराबर है ना, तो तुल्य प्रतिरोध का होगा 3 × 6 भाई। N के बराबर तो कितना है 3, R का मान कितना है 6, तो RS बराबर कितना आएगा 3 × 6 18 ओम। अब मैं एक और प्रश्न पूछूं, 10-10 ओम के पार मेरे पास 10 प्रतिरोध हैं, प्रत्येक का कितना है 10 ओम है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 100, 10 × 10। मान लीजिए 100 ओम के में मेरे पास 3 प्रतिरोधक तार हैं, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 100 ओम के 3 अलग अलग तार हैं मेरे पास, तीनों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 3 × 100, 300। सीधी सी बात आ गई ना, समझ में आ गई ना। इसी तरह भी एक बात सोचो, अगर इन तीनों को मैं कैसे जोड़ूं? समांतर क्रम में। अगर तीनों को कैसे जोड़ूं? तब तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? 1/Rp बराबर 1/6 + 1/6 + 1/6, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 सब बराबर है, तो 1/6 + 1/6 से ही तो निकालेंगे। निकालना 1/Rp बराबर 6 लघुत्तम आएगा, तो 1 + 1 + 1 अर्थात 3/6 बराबर 1/2, तो Rp बराबर कितना आएगा? 1 नहीं, ये तो 2/1 अर्थात 2, अर्थात तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? कैसे निकालो? 2, 6 में कितने को भाग लगो? 3 को। श्रेणी क्रम में तो गुणा करें और समांतर क्रम में क्या लगा है? भाग। तो दूसरी चीज क्या आई? मुख्य चीज कि यदि R प्रतिरोध के, यदि R प्रतिरोध के 3 की बजाय क्या लिख देता हूं मैं? N प्रतिरोधक कैसे हो? समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में संयोजित हो, तब तुल्य प्रतिरोध सीधे सीधे निकाल लो, कोई गफलत करने की जरूरत ना है। कैसे निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध? Rp कैसे निकाल देंगे? डायरेक्ट R/N, R/N सीधे सीधे निकाल देते। 6/3 बराबर 2 ओम। या रामायण लिखने की कोई जरूरत ना है, इस रामायण को लिखने की। अब मेरे पास बताओ, मेरे पास ध्यान से सुनना, 20 ओम के 4 प्रतिरोध हैं। कितने? 20 ओम के 4 प्रतिरोध हैं, इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 20 के 4 हैं, समांतर क्रम में जोड़ा तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 20/4, 20/4। डायरेक्ट कैसे निकाल देंगे? Rp बराबर 20/4 बराबर 5 ओम। तो इसका मतलब 20 के अंते 5 ओम मिल गो। 20 के 4 हैं मेरे पास और मुझे 5 ओम का प्रतिरोध चाहिए, तो 5 ओम ने, चारों ने कैसे जोड़ देंगे हम? समांतर क्रम। ये बात समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब कम मान का प्रतिरोध चाहिए तो समांतर क्रम में जोड़ो, अधिक मान का प्रतिरोध चाहिए तो श्रेणी क्रम में जोड़ो। बात आई समझ में? अब देखिए मैं एक सवाल कराता हूं, तुम्हारी किताब का ही सवाल है। देखिए नवा सवाल है, देखिए
मैं बता देता हूं, 9 वोल्ट की बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। तो 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी धारा प्रवाहित होगी? देखिए बैटरी का जो विभवांतर है वो कितना है? 9 वोल्ट। ऐसे ही है भाई। अब जो प्रतिरोधक हैं R1 0.2 ओम, ठीक है, 0.3 ओम, R3 0.4 ओम, R4 चौथा प्रतिरोधक है 0.5 ओम का और 5वां है 12 ओम का। इनको किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। चूंकि ये किस क्रम में है भाई? श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा भाई? कैसे निकालेंगे? RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो कितना हो जाएगा? देखिए 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। अब जोड़ो इन्हें, देखो ये 0.5, सॉरी ये कितना है? 0.5। तो देखिए 0.5 और 0.4 0.9, 1.2 1.4, 1.4 जोड़ेंगे 12 में तो कितने जाएंगे? 13.4 ओम। तो इन सब का तुल्य प्रतिरोध कितना आया भाई? 13.4। तो इसका मतलब बैटरी का विभवांतर कितना है? बैटरी का विभवांतर 9 वोल्ट और कुल प्रतिरोध कितना है? 13.4। तो परपथ में प्रवाहित धारा निकाल सकें, परपथ में प्रवाहित धारा। तो परपथ में प्रवाहित धारा, परपथ में प्रवाहित धारा कैसे निकालेंगे भाई बताओ? I बराबर V बटे R की जगह RS लिख देंगे, ठीक है। R की जगह क्या लिखेंगे? RS, कुल प्रतिरोध। तो देखो V का मान कितना है? 9 बटे 13.4, दशमलव में हटाओ तो 90 बटे कितना आ जाएगा? 134। आपने भाग दे के देख लिया 90 में 134 का, तो ये लगभग आएगा 0.67 एम्पियर के। आप सुनो, इसका मतलब पूरे परपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या है? अब इसमें प्रश्न आपको भ्रमित करने के लिए क्या पूछा है कि 12 ओम के प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रवाहित होगी। अब हम जानते हैं श्रेणी क्रम में तो पूरे परपथ में प्रवाहित धारा का मान समान रहता है, चाहे R1 प्रतिरोध में, चाहे R2 हो, चाहे R3, R4, R5, कोई सा प्रतिरोध हो, सभी में समान मान की धारा प्रवाहित होगी। अतः 12 ओम के प्रतिरोध में भी प्रवाहित धारा कितनी होगी? 0.67, ठीक है। इसी तरह अगर पूछ लेता कि भाई 0.4 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, उसमें भी कितनी होती? 0.06। तो कैसे लिखेंगे भाई इसमें आंसर? चूंकि श्रेणी क्रम या श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में समान रहता है, प्रत्येक प्रतिरोध में कैसा रहता है? समान रहता है। अतः, ठीक है, अतः क्या लिख सकें भाई? कहाँ? अतः यहीं लिख देता हूं, अतः 12 ओम के, चाहे 12 की पूछे चाहे इनमें से कोई पूछे, 12 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान कितना होगा? 0.67 एम्पियर, ठीक है भाई, इतने एम्पियर ही रहेगा। बात आई समझ में? तो पहले क्या है, जितने भी प्रतिरोध दिए गए उनका क्या निकालिए? तुल्य प्रतिरोध, और उनसे फिर प्रवाहित धारा का मान निकालिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। 176 ओम प्रतिरोध
कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो। अब इसको समझने का प्रयास करो कि आपके पास 176 ओम 176 ओम का कोई प्रतिरोधक है, तार है। अब वो पूछ रहा है कि इनको कितनी संख्या में समांतर क्रम में जोड़ें कि 220 वोल्ट की बैटरी से हमें कितनी धारा प्राप्त हो जाए, 5 एम्पीयर की। तो देखिए बैटरी का विभवांतर कितना है, यहां बैटरी का विभवांतर V बराबर कितना है, 220 वोल्ट। ठीक है भाई, धारा कितनी चाहिए हमें, धारा कितनी है रही है, 5 एम्पीयर की। तो धारा 5 एम्पीयर की कब प्राप्त होगी, जब प्रतिरोध कितना होगा, इसका मतलब कुल प्रतिरोध कितना होगा, आरपी। आरपी का मान कैसे निकालेंगे, V/I। तो V का मान देखिए 220 है, कितनी, तो 2 से 20 में 5 का भाग दीजिए, 5 चौका 20, 5 चौका 20 अर्थात 44 ओम। सोचो कि 220 वोल्ट के स्रोत से 5 एम्पीयर की अगर धारा प्राप्त करनी है तो उस परपथ का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 44 ओम होना चाहिए। पर 44 नहीं है, वो क्या कह रहा है भ्रमित करने के लिए आपको कि उसके पास 176 ओम के कितने प्रतिरोध हैं, पता नहीं। तो 176 के कितने प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में जोड़े जाएं कि तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाए। तो आप सोचो प्रश्नानुसार, आप देखो कठिन ना है, ध्यान से समझना भाई, कठिन नहीं है बिल्कुल। प्रश्नानुसार 176 ओम के एन प्रतिरोध, मान लीजिए मैंने कितने जोड़े, एन मान लिए, एन प्रतिरोधक समांतर क्रम में, समांतर क्रम के या पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त होना चाहिए बताओ, तुल्य प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 44 ही होना चाहिए ना, 44 ओम। तो मैंने बताया ना समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालें, R/N, तो R कितना है 176, N तो देखिए 176/N बराबर कितना है 44। बच गुणा कर दो भाई, बच गुणा करेंगे तो 44N बराबर 176 या N बराबर 176/44। ठीक है, तो 4। इसका मतलब वे प्रतिरोध कितने थे, 4 संख्या में, अर्थात 176 ओम के 4 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, तब तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ, 44 ओम। और जब इनको 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया तो धारा कितनी प्राप्त होगी, 5 एम्पीयर। 5 एम्पीयर। तो आई इस बात समझ में, आई ना। एक बार और इसको देख लेना, समझ में आ जाएगी। एक प्रश्न और देखते हैं भाई, 11वां प्रश्न देखिए, 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें। 6 ओम के कितने, 3, ध्यान से समझना भाई, 6 ओम के हमारे पास कितने, 3 की कुल प्रतिरोध 9 ओम और 4 ओम प्राप्त हो। तो देखिए भाई प्रश्न क्या है कि हमारे पास 6 ओम के 3 प्रतिरोधक हैं और इनको आप समांतर क्रम में जोड़ो, 2 को 3 को जैसे जोड़ना चाहें, हमें 2 स्थिति प्राप्त करनी है। एक तो तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त करना है, 9 ओम और एक 4 ओम। तो देखिए स्थिति क्या है सके कि आप करके देखो भाई, 3 में से 2 को, अब एक बात सोचो, 3 प्रतिरोध हैं, अगर तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो प्राप्त होगा 18। 18 नहीं चाहिए हमें, क्यों, हमें चाहिए 9 और 4। तीनों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो 6/3 कितना प्राप्त होगा, 2 ओम। इसका मतलब समांतर क्रम में भी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब कुछ जुगाड़ बैठा होगा, किन्हीं 2 को समांतर क्रम में जोड़ा गया होगा, तीसरे को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो देखिए मान के चलते हैं, पहले क्या मान के चले भाई, स्थिति 1 क्या हो सकती है कि पहला
ये प्रतिरोध है और दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया हो शायद, देखते हैं देख इस तरह से जोड़ा गया होगा। और ये अब ये सिरा मान लीजिए मैंने ए मान लिया, ये सिरा मान लिया बी, ये 6 ओम का, ये भी 6 ओम का और ये भी 6 ओम का। तो अब ए और बी के बीच का क्या निकालने, तुल्य प्रतिरोध। अब सोचो ये दोनों तार कैसे हैं, 6-6 ओम के, कैसे हैं, समांतर क्रम में। तो देखियो पहली स्थिति, दो प्रतिरोधक कैसे, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, पार्श्व क्रम में संयोजित हैं जिनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध मतलब दोनों के बराबर कितना होगा भाई, जिनका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, आरपी मान लेता हूं, वो कितने के बराबर होगा भाई बताओ, 6/2 भाई समान है तो R/N सूत्र है, तो 6/2 अर्थात 3 ओम, कितना हो गया, 3 ओम है ना। अब इसका मतलब इन दोनों के बराबर कितना आएगा, 3 ओम। तो आप देखिए ये कैसे बन जाएगा, ये कैसे बन जाएगा कि ए सिरा ये है, ए सिरे से एक 6 ओम और इन दोनों का तुल्य कितना आएगा, इनके बराबर कितना आएगा, 3 ओम। ये कितना आएगा, 3 ओम। अब ए और बी के बराबर देखियो, ए और बी के कितना होगा तुल्य प्रतिरोध, 9 आएगा ना, क्योंकि ये 6 ओम और ये 3 ओम कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। अब 6 ओम व 3 ओम के प्रतिरोधक कैसे है भाई, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई, R बराबर R1 प्लस RP अर्थात 6 + 3 बराबर 9 ओम, कितना, 9 ओम प्राप्त है ना भाई। तो 9 ओम कैसे प्राप्त हुआ भाई, हमें बताओ कि 2 6-6 ओम के प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया और एक को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, ऐसे ही है ना। अब ऐसा भी हो सकता है भाई, दूसरी कंडीशन क्या है, कह देखो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मैं क्या करूं, दोनों को तो श्रेणी क्रम में जोड़ूं, इस तरह से जोड़ दिए ना भाई, 6 ओम और 6 ओम, और एक तार को यहां से लेके और इनके क्या जोड़ दूं, समांतर क्रम में। अब एक सिरा ए और एक सिरा बी, अब ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले देखो एक लाइन में चलेंगे, 6-6 ओम के 2 हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 6 + 6 12, 6 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा भाई बताओ, उनका तुल्य प्रतिरोध RS बराबर क्या होगा, 6 + 6 बराबर 12 ओम। अब सर्किट भाई इन दोनों का मान तो काय के बराबर है, 12, तो यह चित्र कैसे बना सकूं मैं, ई तो है 12, इन दोनों के बराबर तो 12 बना दियो, और नीचे कितने गए, 6, ठीक है, ये 6 ओम। अब देखो भाई ए सिरा है और ये कौन सा है, बी सिरा। अब ये 12 और 6 कैसे है, समांतर क्रम में। अब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालो। अब देखो, अब 12 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध कैसे हैं भाई, समांतर क्रम, समांतर क्रम लिखो या पार्श्व क्रम, क्रम में
संयोजित हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? अतः 1/RP ऐसे ही निकालेंगे ना भाई, 1/RP बराबर 1/RS प्लस 1/R3। ये R3 तो है, तो देखिए 1/RS कितना है 12 और ये कितना है 1/6, लघुत्तम कितना आ जाएगा 12, तो E1 E प्लस 6 दूनी 12, तो 3/12 अर्थात 1/4, तो 1/RP का मान कितना है 1/4, तो RP मिल गया ना भाई। अर्थात अगर हमें इनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त करना हो तो कैसे करेंगे? दो तारों को श्रेणी क्रम में जोड़िए और इनके साथ तीसरे को समांतर क्रम में जोड़िए। ठीक है भाई, तो आपको करके देखना है। हमारे पास सवाल में क्या था, 3 प्रतिरोधक तार थे 6-6 ओम के। अब वो पूछ रहा था कि तुल्य प्रतिरोध 9 ओम चाहिए और 4 ओम चाहिए, तो कैसे जोड़ें? भाई सोचो, तीनों तारों को अगर हम श्रेणी क्रम में ही जोड़ते तो तुल्य प्रतिरोध कितना आता? 6 + 6 + 6 अर्थात 18। 18 आंसर नहीं है, तो इसका मतलब तीनों को हम श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकते। अगर इनको समांतर क्रम में ही जोड़ना होता तो 1/6 + 1/6 + 1/6 करके देखते तो 6/2 अर्थात तुल्य प्रतिरोध 6/3, तो कितना आ जाता? 2 ओम। अगर तुम्हें 2 ओम चाहिए तो तीनों को कैसे जोड़ देते? समांतर क्रम में। तो उत्तर ना तो हमें 18 चाहिए ना 2 चाहिए, हमें क्या चाहिए था 9। तो 9 के लिए क्या किया भाई हमने? 9 के लिए 2 तारों को जोड़ा समांतर क्रम में और इनके साथ तीसरे को जोड़ा श्रेणी क्रम में, और 4 के लिए क्या किया? 2 तारों को जोड़ा श्रेणी क्रम में और इसके साथ जोड़ा तीसरे को समांतर क्रम। तो अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत शक्ति के बारे में बात करेंगे। भाई देखो, विद्युत शक्ति ध्यान से समझना, इससे प्रश्न जरूर आएगा भाई। विद्युत शक्ति, अब देखिए ध्यान से समझो, अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए, किताब की तरफ मत देखिए। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? देखिए, केवल शक्ति की परिभाषा सुनो, कक्षा 6 या 7 में आपने पढ़ी होगी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति। अब यहां केवल शक्ति नहीं है, विद्युत शक्ति है। तो विद्युत शक्ति की परिभाषा क्या होगी? किसी परपथ में, ध्यान रखना, जब विद्युत की बात करें तो परपथ का काम होगा। परिभाषा कहां से शुरू होगी? परपथ से। तो कैसे बोलेंगे? किसी परपथ में किसी उपकरण के द्वारा जिस दर से विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है वह उस परपथ की विद्युत शक्ति कहलाती है। अर्थात विद्युत ऊर्जा के उपयोग की दर, विद्युत ऊर्जा के उपयोग की दर विद्युत शक्ति कहलाती है, और शक्ति के लिए P का प्रयोग करते हैं। देखिए, विद्युत शक्ति का सूत्र है, मैं बता देता हूं। तो देखिए, विद्युत शक्ति का सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखो, विद्युत ऊर्जा बटे समय। देखिए, मैंने क्या कहा था? किसी परिपथ में किसी उपकरण के द्वारा, विद्युत ऊर्जा को आप थोड़ी खर्च करोगे, कोई उपकरण, हीटर होगा, बल्ब होगा, प्रेस होगी, वॉशिंग मशीन होगी, टीवी होगा, वो सब विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो कितने समय में कितनी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी? उस उपकरण की शक्ति। हर उपकरण की शक्ति क्या होती है? अलग अलग। बल्ब पे भी आपने लिखा होगा, अभी मैं बताऊंगा ढंग से। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो समझ में ही ना आ रही, बहुत ढंग से समझ में आ जाएगी, संग की संग यहीं रट जाएगी। देखो भाई, तो विद्युत शक्ति कैसे निकालेंगे कि कोई उपकरण विद्युत ऊर्जा का उपयोग किस दर से कर रहा है। दर का मतलब समय का भाग। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे? P बराबर, विद्युत शक्ति के लिए मैंने संकेत लिया P का मतलब पावर, बराबर विद्युत ऊर्जा का लिखा मैंने W। भाई ऊर्जा और कार्य एक ही बात है, ठीक है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जो एक ही चीज है W, और समय के लिए लिखा मैंने T। अब आप कहेंगे सर भाई W का बात हजम ना आ रही,
हजम होगी भाई। आप एक बात सोचो, कोई भी उपकरण विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो उसमें से होकर क्या जा रहा है, आवेश। और आवेश तब जाएगा जब उसको धक्का देने वाला विभवांतर होगा, होगा ना। तो देखिए विभवांतर का आपने सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था विभवांतर का भाई, क्या पढ़ा था कि V बराबर W बटे Q, ऐसे ही है ना। क्यों गई, देखिए ये W है ना, वही है विद्युत ऊर्जा का कार्य। विद्युत ऊर्जा कार्य कर रही है, अर्थात उसमें से क्या प्रवाहित हो रहा है, आवेश। और आवेश कब प्रवाहित होगा, जब उसको धक्का देने के लिए क्या लग रहा होगा, विभवांतर V। तो इससे W निकालना भाई, तो W बराबर क्या हो जाएगा भाई, VQ। बचगुणा कर दीजिए, W बराबर क्या होता है, VQ। तो रखो हमें, इसका मतलब P बराबर W की जगह क्या रखूं, VQ बटे T। बात आई समझ में, VQ अपॉन T, घबराए मत। देखिए अब एक सूत्र और पढ़ा था धारा को, विद्युत धारा का क्या सूत्र आपने पढ़ा था भाई, कि I बराबर क्या होता है, Q बटे T। पढ़ा था ना सबसे पहले, कि किसी परपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात I बराबर Q बटे T। तो देखिए Q बटे T तो आपको दिख रही है, इसका मतलब Q बटे T के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, I। इसका मतलब P बराबर V गुणा I, और ये क्या है, शक्ति का सूत्र है भाई, ये समीकरण 2। इसका मतलब विद्युत शक्ति किसके बराबर होती है, वोल्ट गुणा एम्पियर। ठीक है, वोल्ट गुणा एम्पियर। बात आई समझो कैसे आया। सबसे पहले परिभाषा सोचिए आपने कि किसी उपकरण द्वारा कार्य करने की दर, विद्युत ऊर्जा उपयोग करने की दर विद्युत शक्ति कहते हैं, अर्थात विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय, अर्थात P बराबर W बटे T। और W का मान निकाला हमने, V बराबर W अपॉन Q, और W बराबर VQ, V। ठीक है, अब V और यहां Q बटे T, और Q बटे T के स्थान पर क्या रख दिया, I, तो P बराबर VI। अब सोचिए भाई, किसी भी चीज की परिभाषा बताने के बाद हम क्या करते हैं, उसका मात्रक। तो ध्यान रखना भाई, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो अब मैं यहां लिख देता हूं भाई, शक्ति का, विद्युत शक्ति, शक्ति से तात्पर्य क्या है, विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट। वाट होता है। अब एक बात सोचना, सूत्र क्या है, P बराबर V गुणा I। तो यहां सोचना, रखो P के स्थान पर क्या रखूं, वाट बराबर V का मतलब वोल्ट गुणा एम्पियर, वोल्ट गुणा एम्पियर। तो वाट, तो देख ध्यान से समझ लो भाई, न्यू टाइप में आ सकता है कि वाट बराबर होता है वोल्ट गुणा एम्पियर के। ये तो यहां से आया, और यहां से देखना भाई, इससे भी तो निकाल सके हम, P बराबर, इसे देखना P बराबर W बटे T, ऐसे ही है ना। तो सोचो वाट बराबर क्या होगा, P की जगह वाट रखी, समझो जा। W क्या है, कार्य, कार्य को नापते हैं जूल में, तो जूल, और बटे का मतलब प्रति, और T को नापते हैं सेकंड में। इसका मतलब वाट का दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ, वाट किसके बराबर होता है, जूल प्रति सेकंड। रिक्त स्थानों में पूछ सके कि वाट किसके बराबर होता है, जूल प्रति सेकंड। बात आई समझ में। अब और अभी सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई है, इसके कई सूत्र और बना सकते हैं हम, कई सूत्र और बना सकते हैं। कैसे भाई, देखो अभी आपने क्या पढ़े हो भाई, मैंने क्या बताया कि P बराबर क्या होता है, VI, ऐसे ही है ना। P बराबर ओम का नियम पता है आपको, ओम के नियम से भाई
ओम के नियम से V बराबर क्या होता है आई आर। तो V की जगह कारक क्या रख रहा हूं भाई मैं, P बराबर V के स्थान पर रखिए आई आर और I, इसका मतलब I दो बार आएगा है भाई, तो आई स्क्वायर आर। एक सूत्र ये, एक सूत्र ये, तो P के स्थान पर क्या रखूं मैं, आई स्क्वायर आर भी रख सकते हैं। अगर V का मान नहीं दिया गया है तो भैया सीधे सीधे सूत्र लगाइए, P बराबर आई स्क्वायर आर। और बदल सकते हैं भाई, R बराबर क्या होता है V अपॉन आई, ये भी तो होता है V अपॉन आई। या I बराबर क्या होता है भाई, I बराबर क्या होता है V बटे R, रखना भाई। तो P बराबर क्या हो जाएगा, I के स्थान पर क्या रख रहा हूं B बटे R, इसका मतलब B स्क्वायर बटे R स्क्वायर इंटू R, स्क्वायर से ये कट गया तो V स्क्वायर बटे R, ये समीकरण 3। तो ये 3 सूत्र हमारे पास आए भाई, P बराबर V आई, P बराबर आई स्क्वायर R और P बराबर V स्क्वायर बटे R। 3 सूत्र हमारे पास शक्ति के, तीनों को अलग अलग ढंग से हम उपयोग में लेंगे भाई। अब मैं सवाल करके आपको बताता हूं, अब सवाल करके आपको बताता हूं, ध्यान से समझना भाई इनको। देखिए 12वां प्रश्न आपका, 11 तक तो कराई दिए, 12वां प्रश्न देखिए, 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। ठीक है, वाट का मतलब शक्ति। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है तो इस लाइन के 2 तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। भाई देखिए, क्या है भाई सवाल। अब देखिए सवाल को मैं अगले पृष्ठ पर कर रहा हूं, समझो भाई। बल्ब पर क्या लिखा हुआ है, पहले तो एक बात समझने का प्रयास कीजिए, मैंने बताई ना भाई P बराबर क्या होता है W बटे T। एक बल्ब पर, अब ध्यान से समझना भाई, एक बल्ब पर 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हुआ है। मान लीजिए 60 वाट का बल्ब है, तो इसका क्या अर्थ है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे, इससे क्या इसका मतलब क्या है। देखिए P बराबर क्या है W बटे T, W का मतलब जूल विद्युत ऊर्जा बटे समय, समय का मतलब सेकंड, इसका मतलब 60 वाट है, ये P वाट ही तो है, तो वाट बराबर क्या था जूल प्रति सेकंड। अभी बताया था मैंने, वाट बराबर क्या था जूल प्रति सेकंड। तो एक बात बताइए 60 वाट कितने के बराबर होगा भाई, 60 वाट का मतलब 60 जूल प्रति सेकंड। इसका मतलब यदि किसी बल्ब पर 60 वाट लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि वह बल्ब 1 सेकंड में 60 जूल ऊर्जा का उपयोग करता है, 60 जूल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है। 100 वाट लिखा हुआ है बल्ब पर, इसका मतलब क्या है वह बल्ब 1 सेकंड में 100 जूल विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। अब सब बल्बों पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सभी बल्बों पर क्या लिखा हुआ है भाई 10 वाट, ऐसे ही ना, सभी बल्बों पर लिखा हुआ है 10 वाट। तो P बराबर कितना है 10 वाट। ठीक है, अब नहीं पता कितने बल्ब हैं, उनको 220 वोल्ट की बैटरी से या विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है और जो अधिकतम धारा है वो कितनी प्राप्त हो रही है 5 एम्पियर धारा। आई मैक्सिमम कितनी प्राप्त हो रही है भाई 5 एम्पियर। इसका मतलब कितने बल्बों की संख्या पूछ रही है, कितने बल्ब समांतर क्रम में उस घर में जोड़े गए, ये बात है ना। तो अब सोचो भाई, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, देखिए बल्ब है, बल्ब की जो
फिलामेंट होता है या गूंज सी जो दिखाई देती है, जो चमकती है, जिससे रोशनी मिलती है, उसका प्रतिरोध होता है। जब धारा उसमें प्रवाहित होती है तो वो गर्म होती है और गर्म होने के कारण ही वो क्या देती है, प्रकाश। तो सबसे पहले हम निकालेंगे उस बल्ब का प्रतिरोध, उस बल्ब का प्रतिरोध। तो देखिए सूत्र क्या है, तो P बराबर, और V का मान दिया गया है इसमें, वोल्ट कितने 220। तो देखिए अभी मैंने सूत्र बताया ना कि हमें बल्ब के फिलामेंट का क्या निकालना है, प्रतिरोध। तो 3 सूत्र बताए थे मैंने, कौन सा, P बराबर VI, या P बराबर I स्क्वायर R, या P बराबर V स्क्वायर बटे R। अब इन तीनों में से किसका प्रयोग करें, अब ये तो समस्या है, तीनों सूत्र याद है आपको, करें किसका प्रयोग। अब यहां देखिए क्या I दे रखी है, नहीं है, क्योंकि अधिकतम धारा का मान था ये, तो नहीं है सर। वोल्ट दिया गया है, कितना है 220, और शक्ति P का मान दिया गया है 10 वाट। तो क्या निकाल सकता हूं मैं, प्रतिरोध, किस सूत्र से, इस सूत्र से। तो किस सूत्र को लगाएंगे, तीसरे सूत्र। तो देखिए P बराबर V स्क्वायर बटे R सूत्र से। R कैसे निकाल सकता हूं भाई मैं, R बराबर V स्क्वायर बटे P। ये क्या हो जाएगा भाई, बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध, ठीक है। तो देखिए V स्क्वायर कितना है 220, अर्थात 2 से 20 गुणा 220 बटे P का मान कितना है 10, 0 से 0 कट गया, 22 गुणा 22 484, तो एक 0 रहे भाई, इतने ओम। ये क्या आ गया भाई, अर्थात एक बल्ब, ये क्या आ गया भाई, एक बल्ब के फिलामेंट का जो चमकती है भाई, है ना, जो टंगस्टन का बना होता है, ध्यान रखना भाई, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का। फिलामेंट का प्रतिरोध कितना आ गया भाई, R बराबर 4840 ओम। अब पूछ क्या रहा है कि ऐसे कितने बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जाए। अब सोचो इस बात को, पहले तो ये देखो कि एक बल्ब से धारा कितनी प्रवाहित होगी, एक बल्ब से, तो अब देखिए एक बल्ब से प्रवाहित धारा I कितनी होगी भाई, सोचना I कैसे निकालते हैं, V बटे R। V का मान कितना है 220, R कितना है 4840, 0 से 0 कट गया, तो 1 बटे 22, भाई 22 गुणा 22 ही तो किया था, 1 बटे, अब ये जाएगा भाई समस्या है, मतलब जाएगा ये, अभी मेहनत बेकार है, अब चल नहीं रहा, इसका मतलब ये अब गड़बड़ करेगा, हैंग है। अब तू जा भाई देवता, इतनी मेहनत तेने सत्यानाश करवा दी। अरे ये कोई काम नहीं कर रहा है इसमें, अरे कर गया। तो 1 बटे 22 एम्पियर, काटना नहीं है, 1 बटे, अब सोचना भाई एक बल्ब से धारा कितनी जा रही है, 1 बटे 22, ज्यादा से ज्यादा धारा कितनी ले सकते थे 5 एम्पियर। तो बल्बों की संख्या कैसे निकाल सके, 5 एम्पियर में काई को भाग दे दो 1 बटे 22 का, ठीक है भाई। तो बल्बों की संख्या सीधे निकालो, बल्बों की संख्या कैसे निकालेंगे, ज्यादा से ज्यादा धारा कितनी निकाल सके हम, I मैक्सिमम, उसमें I का भाग दे दीजिए, अधिकतम धारा कितनी है 5 एम्पियर, ठीक है। और एक बल्ब से धारा कितनी है 1 बटे 22, तो 22 कहां चला जाएगा ऊपर, 1 बटे 22 अर्थात 110 बल्ब, ठीक है भाई। तो बल्बों की संख्या कितनी है 110, तो 110 बल्ब जोड़े गए थे। आंसर देखना भाई, ठीक है भाई, बात आई समझ में। एक बार घर जाके मैं देखना करके, और फिर मैं इस वीडियो को डाल दूंगा, उसके बाद फिर और देख लेना, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं भाई।
15वां देखिए, 15वां सवाल, दो विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक 100 वाट और 20 वोल्ट है। देखिए पहले पे क्या लिखा हुआ है, 100 वाट और 220 वोल्ट, और दूसरे पर क्या लिखा हुआ है, 60 वाट और 220। विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है, इनको क्या से जोड़ दिया, पार्श्व क्रम में जोड़ दिया। यदि विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस में से कितनी धारा ली जाती है, कितनी धारा ली जाती है। अब सोचिए भाई, हमारे पास दो बल्ब हैं, ठीक है। पहला बल्ब, प्रथम बल्ब पर क्या लिखा हुआ है, प्रथम बल्ब पर P का मान कितना है, 100 वाट। वाट का मतलब शक्ति, तो P बराबर 100 वाट, ऐसे ही है ना भाई। और V का मान कितना है, 220, ऐसे ही है ना। दूसरा बल्ब, दूसरे बल्ब के लिए, दूसरे बल्ब के लिए P बराबर 60 वाट और V का मान 220 वोल्ट, ऐसे ही है ना। आप देखिए भाई, इन दोनों का प्रतिरोध हम निकाल सके ना, दोनों बल्ब का प्रतिरोध निकाल सके। तो देखिए इस बल्ब का प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, प्रथम बल्ब का प्रतिरोध, प्रथम बल्ब का प्रतिरोध अभी बताया था ना, उसी सूत्र से निकालो। कैसे निकालेंगे, R1 बराबर V स्क्वायर अपॉन P, सूत्र बताया ना भाई। भाई P बराबर V स्क्वायर बटे R, तो पहला बल्ब है इसलिए R1 मान लियो, तो सूत्र क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन P निकालना भाई। 220 गुणा 220 बटे P की जगह क्या लिखूं, 100, तो कितना हो गया भाई, 0 0 0 0, तो 22 गुणा 22, तो पहले बल्ब का प्रतिरोध कितना आ गया भाई, 484 ओम। ठीक है भाई, आ गया ना। अब सोचना भाई, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकालू इसी तरह भाई, तो R2 किसके बराबर होगा, V स्क्वायर अपॉन P, वही सूत्र है ना। तो V स्क्वायर करना भाई, 220 गुणा 220 बटे 60, 0 से 0, अब 3 और ये 11, अब तो नहीं कट रहा भाई, गुणा करो भाई, तो R2 बराबर 0, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24 बटे 3, इतने ओम। हाँ घबराओ मत, जो है इसमें क्या है। अब इन दोनों को कैसे क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में, तो इनका क्या निकालिए, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है भाई, इनको जोड़ा गया समांतर क्रम में। दोनों बल्ब समांतर क्रम में संयोजित हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखिए 1/R1 की जगह क्या लिखूं, 484, और 1/R2 की जगह लिखूं बटे 3, तो 3 ऊपर और 2420 नीचे। ठीक है भाई। अब लघुत्तम देखिए, इसको आगे चलें भाई, तो देखिए R1/RP बराबर यही तो आएगा ना, 1/484 और 3 कितना था, 2420। अब देखिए 1/RP बराबर लघुत्तम 2420, तो इसका भाग देंगे 5 आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा अपने आप। देखिए 4 पंजे 20 और 48 पंजे कितने हो जाएगा, देखिए 4 पंजे 20 0 और 8 पंजे 40 और 2 42, 5 चौक 20 और 4 5 आ गया ना, प्लस ये कितने हो जाएंगे 3,
तो ये कितना आ गया भाई 8/2420। अब इसको उल्टा करेंगे, आरपी का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे उल्टा, तो आरपी बराबर 2420/8 इतने ओम। ये तुल्य प्रतिरोध है, ये इसका आ गया तुल्य प्रतिरोध। वैसे 4 से काट सके हैं, कैसे काट सके, 4 छिक्की 24, 0 और 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 इतने ओम। अब इनको जोड़ा गया 220 वोल्ट के स्रोत से, तो वो पूछ रहा है परपथ में प्रवाहित धारा, तो अब धारा, ठीक है, अतः परपथ में धारा, परपथ में धारा, परपथ में धारा कैसे निकालेंगे, I बराबर V अपॉन आर पी, V अपॉन V का मान कितना है 220 और आरपी का मान कितना है 605/2। 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो देखिए 12 पंजे 60, 1 और 5 चौका 20 और 5 चौका 20। अब कितना आ गया भाई, 44 दूनी 88, 88 में भाग दे दीजिए 121 का, तो 28 में एक देना भाई, कितना आ गया भाई 88 में 121 का, तो 11 से काट दें, देखिए 11 8 88 और 11 11 121, तो देखिए 8 में 11 का भाग देंगे तो 11 7 77 बचे 3 और 11 दूनी 22 और 11 7 77, ये इतने भाई, तो कितना, तो I बराबर 0.727 एम्पियर, या इसको क्या लिख सकते हैं 0.73 एम्पियर, लगभग 0.73 एम्पियर लगभग लिख सकते हैं भाई, पूरा नहीं है, अभी और भाग जाएगा, दशमलव के 2 अंक लिखते हैं, तो यहां क्या लिख सकते हैं 0.73 एम्पियर। हाँ भाई, अब देखिए, अभी आपने क्या सीखा कि शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट। अभी मैंने आपको बताई जैसे किसी बल्ब पर 60 वाट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वह बल्ब 1 सेकंड में 60 जूल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है, ठीक है भाई। अब ये तो बहुत छोटी सी बात हुई, इसका मतलब शक्ति का जो वाट मात्रक है वो बहुत छोटा मात्रक है, और बड़े रूप में हम बड़े मात्रकों का प्रयोग करते हैं। क्यों, अभी बताएंगे हम। जो घरों में विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है वो यूनिट में होता है। क्या बोले कि भाई मीटर ने कितने यूनिट बनाई, अब 1 यूनिट का मतलब क्या है अभी मैं बताने जा रहा हूं, उसी बात पे आ रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो क्या जाननी है कि शक्ति का छोटा मात्रक है वाट, बड़े मात्रक के लिए हम किलोवाट का प्रयोग करें, कितना किलोवाट। तो देखिए किलोवाट, जहां किलो लग जाए इसका मतलब वहां में क्या कर दे 1000। आप पढ़ते भी तो हैं भाई, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम 1000 ग्राम, तो किलो की जगह क्या लिख दो 1000। तो देखो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। अब अभी मैंने एक बात बताई थी आपको कि P बराबर क्या होता है विद्युत ऊर्जा बटे समय, और समय का मतलब सेकंड और सेकंड, ऐसे ही ना। तो विद्युत ऊर्जा को कैसे निकालेंगे भाई, तो विद्युत ऊर्जा बराबर P का मतलब वाट इंटू सेकंड। लेकिन भाई सेकंड में नापी जाए विद्युत ऊर्जा तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब होगी, इसलिए घरों में जितने भी विद्युत उपकरण हैं उनके द्वारा जितनी ऊर्जा उपयोग में लाई जाती है वो यूनिट में नापी जाती है। और 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, देखिए 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इंटू घंटा, अरे 1 किलोवाट इंटू घंटा। अब सोचो भाई, तो 1 यूनिट कैसे निकालें, 1 यूनिट में कितने जूल ऊर्जा हुई, तो देख कैसे निकालेंगे भाई, किलोवाट की जगह क्या लिख दूं मैं 1000 वाट, ऐसे ही ना। एक पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए, 1 यूनिट का मतलब क्या होता है 1 किलोवाट घंटा, तो किलोवाट की जगह तो 1000 वाट,
घंटा की जगह क्या लिखूं, सेकंड। सेकंड कैसे बनाएंगे, 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो कितनी है भाई बताइए, 1000, ये सेकंड है ना, ये इतने सेकंड भाई, घंटा में 3600 सेकंड, तो देखो कितने है, 1000 गुणा छचंगा 36, 36 पे 2 जीरो, और ई वाट रहेगा और ई सेकंड रहेगा, ये वाट और ये सेकंड। अब ये कितने है भाई, 36 पे कितनी शून्य, 5, तो 36 गुणा 10 की घात 5, और वाट इंटू सेकंड को क्या बोलते हैं, जूल। क्यों, अभी बताया था मैंने, वाट बराबर देखो P बराबर W बटे T, और वाट बराबर W का मतलब जूल और T का मतलब सेकंड। तो देखना भाई, वाट इंटू सेकंड, वाट इंटू सेकंड काय के बराबर होगा, जूल के, इसका मतलब इतने जूल। ये जूल किसके स्थान पर लिखा मैंने, वाट इंटू सेकंड के स्थान पर, इसका मतलब एक यूनिट में कितनी जूल होती है ऊर्जा, कितनी जूल विद्युत ऊर्जा होती है, इतने जूल। या तो इतना लिखो या दशमलव यहां लगा दो मैं 3.6, तो एक 10 और बढ़ जाएगा घात में, तो ये कितना हो जाएगी, 10 की घात 6 जूल। या तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो इसको याद रखना है भाई, ध्यान रखना है भाई, घरों में जो विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने लायक है, ठीक है। न्यू टाइप में 100% आएगी, वैसे भी पूछ सकता है कि आप निकालिए एक यूनिट में कितने जूल ऊर्जा होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर प्रश्न भी आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, प्रश्न भी आ सकते हैं। प्रश्न में चलिए बाद में कराऊंगा, क्योंकि हाँ थोड़ा टाइम ये कि 2 चीज और बतानी है मुझे इसमें। अब क्या बतानी है, पहले उसको सुनिए। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, न्यूमेरिकल एक साथ करा दूंगा भाई। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है भाई, सुनिए भाई। आप देखते होंगे कि घरों में जब किसी उपकरण में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है तो वो गर्म होता है, कोई भी उपकरण हो भले वो गर्म होता है ना। तो इसका मतलब जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो गर्म हो जाता है, और यही क्या है, विद्युत धारा का। अब आप कहेंगे साहब ये गर्म क्यों है गो, भाई देखो किसी चालक है भाई, कोई मान लीजिए कोई चालक है, ये कोई चालक बनाया मैंने जिसका प्रतिरोध क्या है, R, ठीक है, और इसमें कितनी धारा प्रवाहित करी मैंने, I, कितने समय तक, T सेकंड तक, कितने तक, T सेकंड तक। तो जो धारा प्रवाहित कर, देखो धारा तो जोर लगा रही है इधर जाने के लिए, लेकिन धारा को कौन रोक रहा है, प्रतिरोध, और जब प्रतिरोध धारा को रोकेगा तो दोनों में टकराव होगा, और जब दोनों चीजों में टकराव होगा, रुकावट होगी, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात ये विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा में। अर्थात जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, जिसके कारण वो गर्म हो जाता है, और यही क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव कहलाता है, जिसे जूल का नियम भी कहते हैं। किसका, अब जूल का नियम क्या कहता है कि किसी चालक में जिसका प्रतिरोध क्या है, R है, I मान की धारा प्रवाहित की जाए T सेकंड तक, तो उत्पन्न ऊष्मा अर्थात हीट किसके समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के, धारा के वर्ग के, काई के समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के। अर्थात क्या कह सकूं मैं, या भाई या तो ऐसे लिख दीजिए या कैसे लिख दें, H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। नंबर 1, जूल ने क्या बताया,
कि उत्पन्न ऊष्मा का मान धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उतनी ऊर्जा ज्यादा होगी। ठीक है, तो प्रतिरोध के तो H प्रोपोर्शनल टू R और H प्रोपोर्शनल टू T, अर्थात जितने समय तक, आप सीधी सी बात है कि जितने, आप सोचो जितने समय तक धारा प्रवाहित करेंगे उतनी ज्यादा ऊष्मा, 2 मिनट करी, 4 मिनट करी, 6 मिनट करी, तो जितने मिनट ज्यादा या जितने सेकंड ज्यादा उतनी ऊष्मा ज्यादा। भाई रॉड गर्म करते हैं ना, रॉड से पानी गर्म करते हैं आप, तो उसमें भी तो जितनी देर तक ज्यादा रखेंगे उतनी ऊर्जा अधिक उत्पन्न होगी, उतनी ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी। ऐसे ही जितना उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उतनी ऊष्मा ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये तीनों के समानुपाती होता है। अब तीनों को एक साथ लिखो, आप तीनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, H प्रोपोर्शनल टू H अनुक्रमानुपाती होगा किसके, I स्क्वायर आर टी, या इस सूत्र को डायरेक्ट याद रख लो, H बराबर I स्क्वायर आर टी। अर्थात यदि किसी चालक में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाए I, ठीक है, और उसका प्रतिरोध R हो, T सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान इतना होगा, इतने जूल। आंसर किसमें लिखेंगे, जूल में भाई। ठीक है भाई, I स्क्वायर आर टी। अब आप चाहें तो I स्क्वायर को बदल सकें, I बराबर, ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, V अपॉन R, ऐसे तो हो ना, V अपॉन R रखो, तो या H बराबर क्या हो जाएगी, I की जगह V स्क्वायर बटे, भाई I स्क्वायर है तो V स्क्वायर बटे, तो V स्क्वायर बटे R स्क्वायर, और R इंटू T, तो देखो R से स्क्वायर कट गो तो क्या बन जाएगा, V स्क्वायर T अपॉन R, ये भी सूत्र रह जाएगा। ठीक है भाई, या आप ऐसा कर सकें कि R की जगह क्या रख सको, R की जगह क्या लिख सकें, V अपॉन I, तो H बराबर कितना हो जाएगा भाई, H बराबर कितना हो जाएगा बताओ, H बराबर I स्क्वायर, और R की जगह क्या लिखूं, V अपॉन I इंटू T, तो I कट गया, तो H बराबर I V T, या ऐसे लिख सकते हैं VIT, VIT। कोई सा सूत्र लगा दीजिए, अगर विभवांतर दिया गया है, धारा दी गई है, समय दिया गया है तो ये सूत्र लगेगा, प्रतिरोध दिया गया है, ठीक है, समय दिया गया है और धारा दी गई है तो ऊपर वाला सूत्र लगेगा, कोई सा एक सूत्र लगेगा भाई तीनों में से। ठीक है, घबराओ मत, ओम का नियम चाहिए और ई सूत्र चाहिए, और अपने आप घबराओ मत, ओम के नियम में लगाते रहो, अपने आप आ जाएगा, कुछ ना कुछ करो अपने आप आ जाएंगे। 17 में देखो, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। तो देखिए, अब हीटर की क्या दिया गया है सवाल में, 17वें सवाल में भाई 8 ओम का तो प्रतिरोध है, इसका मतलब हीटर का जो फिलामेंट है उसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, 8 ओम। ठीक है, कितने समय तक ऊर्जा ली गई है, 2 घंटे, कितने, 2 घंटे तक, और धारा कितनी ली गई है, 15 एम्पियर है, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर की धारा ली गई। अब सोचना, सूत्र मैंने क्या बताया था, सूत्र क्या बताया था, H बराबर I स्क्वायर आर टी, तो T किस में होना चाहिए था, सेकंड में, यहां समय कितने, तो मैंने बताया ना, इसको किस में बदलिए, सेकंड में। सेकंड कैसे बनाएंगे, 2 घंटे में काई गुणा कर दो, 60 गुणा 60 को नाएगा, 1 घंटे में कितनी हो, 3600 सेकंड, भाई 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 गुणा 60 करना पड़ेगा ना, तो कितनी है गई भाई, 36 दूनी 72, 7200 सेकंड। अब निकाल लो भाई, इसलिए
हीटर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, दर पूछ रहा है, ऊष्मा की दर। तो देखो ऊष्मा कितनी होगी, ऊष्मा H बराबर क्या होगी, I स्क्वायर आर टी, ऐसे ही है ना। अब पूछ रहा है, देखो सरल कर दिया सवाल को, है ना, तो इसको बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि वो दर पूछ रहा है, और दर का मतलब क्या हुआ है, भाग समय। तो देखो ऊष्मा की दर, इसलिए ऊष्मा की दर, ऊष्मा की दर क्या होगी, H बटे टी। ऊष्मा में काय को भाग दे दो टी का। अब देखिए इसका मतलब I स्क्वायर आर टी में काय को भाग दे दो टी का, टी से टी कट गो, तो रखने की जरूरत ही ना टी की। डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, I स्क्वायर आर, I कितनी है 15, तो देखिए 15 गुणा 15 और R कितनी है 8, तो देखिए कितना आएगा भाई 225, 15 15 225 गुणा 8, 8 का गुणा कीजिए भाई, 8 45, 8 दूनी 16, 4 20 और 8 दूनी 16 और 2 18, 1800 जूल इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये क्या है, ऊष्मा की दर, ऊष्मा की दर जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड लिखेंगे, क्योंकि यहां क्या हुआ है H बटे टी। H किस में आएगी भाई, जूल में, और टी सेकंड में। इसी के साथ मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आशा है ये मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।